गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर नीरू मैम और आज हम क्लास 12 के लेसन नंबर 1 को आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज हम इसके अंदर जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन एजेस, लेंथ एंड रेडियस, मतलब घन के किनारे व लंबाई में संबंध। एंड मैं आपको पहले ही बोल दूं कि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, एंड अगर नहीं भी आते हों या आते हों तो भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज फॉर रीडिंग द क्रिस्टल, अगर हम क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है घन के किनारे की लंबाई व त्रिज्या में संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ क्यूब, घन के किनारे की। ठीक, क्यूब क्या होता है सबको पता है, क्यूब हमने देखा भी है। क्यूब कुछ इस तरीके से हम क्यूब बना लेते हैं एक, ओके, सो दिस इज द क्यूब। ठीक, तो इस क्यूब के अंदर जो ये है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये है ए, ये क्या है ए, ठीक है, क्योंकि ये एज लेंथ है। क्या ये एज लेंथ, ये किनारे की लंबाई है, इस किनारे से इस किनारे की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं। और जब मैं यहाँ से यहाँ तक का बीच में क्रॉस करूँगी तो ये त्रिज्या हो जाएगी, तो इसको हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये ए हो गया, और ये जो बीच का हो गया, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, ये क्या हो गई, आर हो गई। तो इस तरीके से ये आर और ए आपको समझ आ गया। तो सबसे पहले मैंने आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट में समझा रखा है। हम 3 के अंदर पढ़ेंगे, एक तो सिंपल में पढ़ेंगे, एक एफसीसी में पढ़ेंगे और एक बीसीसी में पढ़ेंगे। अब ये होते क्या है, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी, वरना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने शॉर्ट में समझा रखा है कि ये ए होता है और ये आर है। ठीक, तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक सेल के लिए पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम एक क्यूब बना देते हैं और उस क्यूब में हम ये ए मान लेते हैं, ठीक, या फिर इस पूरी लंबाई को ही हम ए मान रहे हैं, जो भी हम ले रहे हैं, इट डजंट मीन हम ये ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं, हमें एक ही लेनी है। ठीक है, एक क्यूब फिर से मैं बना लेती हूँ, ये मेरे पास एक क्यूब हो गया, ठीक है, और मैं इसकी लेंथ लेने वाली हूँ, इसके बारे में लेने वाली हूँ, तो मैंने इसको क्या ले लिया, ए, इसको क्या मान लिया मैंने, ए। ठीक है, अब अगर एक परमाणु यहाँ रखा है और एक परमाणु यहाँ रखा है, अच्छा दोबारा समझो, मैंने जब आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से परमाणु जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन पर। ठीक है, तो अरेंज कैसे होते हैं कि यहाँ से एक गोला होता है पूरा, जिसका सिर्फ 1/8 पार्ट जो होता है वो अंदर आता है और बाकी का सब कहाँ रहता है, बाहर रहता है। तो ऐसे ही एक परमाणु यहाँ रखा हुआ है, ये एक परमाणु हो गया, ये दूसरा परमाणु हो गया, तो इस तरीके से ये परमाणु बाहर रखे हैं। तो इस सेंटर से लेकर मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ऐसा करती हूँ, तो इस सेंटर से लेकर ये वाला सेंटर, इस सेंटर से लेकर और यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, जो इतना डिस्टेंस है वो है आर। क्या है, आर। ऐसा ही इस सेंटर से लेकर और इस सेंटर तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। सिर्फ हम परमाणुओं के बीच में बोल रहे हैं, सिर्फ परमाणुओं के बीच में, एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है। क्या है, ए। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जैसे कि ये हमारा एक क्यूब है, तो इस क्यूब के अंदर अगर यहाँ पर परमाणु रखे हुए हैं, तो इसके तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिफरेंस हो गया आर, और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस हो गया आर, और पूरा ये एज लेंथ हो गया ए। ये तो पूरा एज लेंथ है, ये ए हो गया, और ये आर और ये आर हो गया। तो कितने आर हो गए, एक एच पे अगर हम बात करें तो एक एच पे कितने आर हो गए, एक एच पे हो गए 2 आर। कितने आर हो गए, 2 आर। तो अब सिंपल क्यूबिक यूनिट के सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमको ये बताता है कि 2r इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, ए, कि अगर एक एच के बारे में बात करें तो उस पर 2 आर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसको r इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2 भी कर सकते हैं,
कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, या फिर हमको एक रिलेशन पता चल गया एज लेंथ के बारे में और रेडियस के बारे में। किसके लिए? सिंपल यूनिट सेल के लिए। आपको हर किसी का रिलेशन पता होना चाहिए, सिंपल का, एफसीसी का, बीसीसी का, आपको तीनों का रिलेशन पता होना चाहिए, और हम तीनों का रिलेशन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का रिलेशन आपको समझ आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एफसीसी के लिए। एफसीसी के लिए हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। अब इसके लिए जो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है फेस डायगोनल इज 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये मैं आपको क्लियरली समझाना चाहती हूँ। समझ लीजिए कि एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, आपके घर का रूम है। तो आपके घर के रूम के आप एक कोने से दूसरे कोने पे, मतलब दीवार के सामने वाले कोने से और दीवार के दूसरे वाले कोने पर अगर आप बीच में लाइन खींचते हो तो इसको आप फेस डायगोनल नहीं बोलोगे, इसे आप फेस डायगोनल नहीं बोलोगे, इसे हम बॉडी सेंटर बोलेंगे, या इसे हम बॉडी डायगोनल बोलेंगे। बॉडी डायगोनल कब होता है? जैसे कि ये एक क्यूब है और इस क्यूब में अगर हम इस क्यूब के बीचों बीच, इस क्यूब के हम बीचों बीच यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक डायगोनल खींचते हैं, एक विकर्ण खींचते हैं, तो वो बॉडी डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉडी डायगोनल। ये फेस डायगोनल नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता है? बॉडी डायगोनल। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में यहाँ पर एक डायगोनल खींचते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ इस फेस के बीच में यहाँ पर एक डायगोनल खींचते हैं, तो वो कहलाता है फेस डायगोनल। क्या कहलाता है? फेस डायगोनल। दोबारा समझो, अगर आप एक दीवार के बीचों बीच में लाइन खींचते हो तो ये फेस डायगोनल है। लेकिन अगर आप एक कमरे के बीच में, एक कमरे के बीचों बीच ले जाकर अगर डायगोनल खींचते हो तो वो बॉडी डायगोनल है, वो फेस डायगोनल नहीं है। तो हमें एफसीसी के अंदर क्या पढ़ना है? फेस डायगोनल, हमें बॉडी डायगोनल नहीं पढ़ना है। तो एफसीसी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? फेस डायगोनल। तो हम एफसीसी में पढ़ते हैं आर और ए का रिलेशन। ओके, तो इसने हमको बोला, ये इस तरीके से आपको एक दिखाई दे रहा है, देखते हैं इसको यहाँ पर, कि हमने बना लिया एक क्यूब, ठीक, वी आर मेकिंग अ क्यूब। ओके, अब ये एक फेस डायगोनल हो गया, यहाँ से यहाँ तक का फेस डायगोनल। अब क्या करते हैं हम? अब परमाणु अरेंज करेंगे, तो इसके बीचों बीच एक लाइन हो जाएगी, एक बीचों बीच पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ एक परमाणु आ जाएगा, सॉरी, यहाँ एक परमाणु आ जाएगा जिसका 1/8 पार्ट अंदर रहता है, यहाँ पर भी एक परमाणु आ जाएगा पूरा, ऐसा यहाँ भी एक परमाणु आ जाएगा और एक परमाणु यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से कितनी रेडियस हो जाएंगे आप ये समझने की कोशिश कीजिए। ये दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से, सॉरी फॉर दैट, मुझसे गलत हो गया, एक सेकेंड, इसको दोबारा समझते हैं थोड़ा सा, सॉरी बाय मिस्टेक मुझसे गलत हो गया। तो अगर हम इसको बीच में से करते हैं तो यहाँ पर एक परमाणु यहाँ आ जाएगा, एक परमाणु यहाँ आ जाएगा और एक परमाणु इसके बीचों बीच आ जाएगा। तो इस तरीके से कितने आर हो जाएंगे? एक आर ये हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर हम इसमें बीच में पॉइंट डालते हैं तो एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया और एक आर ये हो गया, ठीक है। ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा, एक सेकेंड, हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये ध्यान से देखो, ये एफसीसी है। एफसीसी आप सबको समझ आता है ना, जिसमें कि बीच में क्या होता है? बीच में एक परमाणु होता है और उसके साइड में चारों तरफ 4 परमाणु कोने पे लगे होते हैं। तो ये अगर हम एक फेस के बीचों बीच अगर हमने एक डायगोनल खींचा तो हमको समझ आ रहा है कि यहाँ पर इसकी आधी त्रिज्या आएगी, इसका मतलब ये वाला एक आर हो गया, इधर इसका एक आएगा, इसका मतलब एक आर ये हो गया, और एक अगर हम इसके बीचों बीच एक पॉइंट खींच लेंगे, अगर हम इसके बीचों बीच एक यहाँ पर बीचों बीच अगर हम एक पॉइंट खींच लेंगे तो एक आर ये हो जाएगा और एक आर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया और एक आर ये हो गया, एक सेकेंड। तो इस तरीके से ये हो गया आपका एक आर, R1, ठीक है, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3
और ये हो गया आपका R4। तो कितने R हो गए टोटल एक फलक पर? एक फलक पर अगर हम एक फलक की बात करें तो बीचों बीच एक परमाणु हो गया, एक परमाणु यहाँ हो गया और एक परमाणु यहाँ हो गया। तो इस तरीके से एक R तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 R आ जाएंगे, एक R यहाँ आएगा और एक R यहाँ आएगा और इसमें एक R यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल कितने R हो गए? 4 R हो गए, ठीक है। और लेंथ कितनी हो गई? एच कितनी हो गई? एच हो गई एक, ये हो गई आपकी एच और एक हो गई आपकी एच, ये तो 2a हो गया, ठीक है। ओके, तो अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से a कितने हो गए? a हो गए आपके 2, एक एरा और एक एरा, और r कितने हो गए आपके 4। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इस तरीके से ये एक ट्राइंगल बन गया जिसमें a हो गए 2 और r हो गया 4r। तो अब हम इसको बाय पाइथागोरस सॉल्व कर लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस आप लोगों को पता है दैट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, मतलब कि इसका a स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया आपका 2a स्क्वायर, ये हो गया आपका 16r स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर हो गया 16 और r पे स्क्वायर लग गया। उसके बाद में फिर यहाँ पर a जो 2 जो है उसको हम इसके नीचे ले जाएंगे तो ये 16/2 हो जाएगा और r स्क्वायर बचेगा, और इसको अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो 8 बचेगा। तो इस तरीके से ये आ गया आपका a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8r स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट a इज इक्वल्स टू 2√2r, ठीक है। अगर हम बोथ साइड्स रूट लेकर कर सॉल्व करें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हम ये जो r है वो इसके अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अंडर रूट सिर्फ 2 तक ही है। तो अगर हम r को बाहर निकालेंगे तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा a/2√2, ठीक। यहाँ तक सबको समझ आ गया। उसके बाद अब क्या करना है, अब राइट हैंड साइड पे मतलब कि इधर की तरफ हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो जब हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मैंने यहाँ देखो ये था आपका a/2√2, तो मैंने ये यहाँ पर a/2√2 में अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया आपका 2√a मल्टीप्लाई करके, और ये अंडर रूट से अंडर रूट के बाद यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जब आपको पता है कि जब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 लिखते हैं तो ये हो जाता है 2, कितना हो जाता है 2। तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 2। तो और ऑलरेडी 2 लिखा हुआ था तो 2 × 2 हो गया, और ये सॉल्व करके आ गया हमारे पास अंडर रूट 2/4, ठीक है। जिसमें से अगर हम a को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4r, ये इधर चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 2। तो इस तरीके से आपके 2 फॉर्मूले निकल कर आ गए FCC के लिए, कि अगर हम r निकालना चाहें FCC में तो उसका फॉर्मूला ये है, और a निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला ये है। और ये दोनों ही फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। इसका भी आपको समझ आ गया था अच्छे तरीके से कि अगर हम a निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला ये है और r निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला ये है। और अब आपको FCC के भी दोनों फॉर्मूले मिल गए, ठीक। FCC तक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं BCC पर। तो BCC मैंने आपको तब भी समझाया कि BCC क्या है, कि आप एक पूरे क्यूब के बीच में डायगोनल खींचेंगे। आप किसी फलक पर डायगोनल नहीं खींच रहे हैं, आप किस में खींच रहे हैं, आप एक पूरे के पूरे क्यूब में डायगोनल खींच रहे हैं। तो अगर हम पूरे के पूरे क्यूब में ही डायगोनल खींच देंगे, ये मैंने एक पूरे क्यूब के अंदर डायगोनल खींच दिया, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये हमने एक पूरे क्यूब के अंदर डायगोनल खींच दिया है। इसके बीचों बीच पॉइंट पर अगर हम जाते हैं, यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो आपको समझ आ रहा है कि एक परमाणु जो होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। एक परमाणु जो होगा वो यहाँ होगा, उसके बाद एक परमाणु यहाँ होगा और एक परमाणु यहाँ कोने में होगा। तो कितनी R हो गई, एक R तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद एक R कहाँ हो गई, एक R हो गई यहाँ पर, एक R हो गई यहाँ पर और एक R हो गई यहाँ पर। तो टोटल कितनी R हो गई, 4। कितनी R हो गई, 4। और अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें अगर A की, तो A कितना हो गया, तो एक तो A हो गया ये, एक सेकेंड, एक तो A हो गया आपका ये, एक हो गया आपका A ये, और एक हो गया आपका A ये। तो A कितने हो गए, A हो गए 3। तो इस तरीके से अगर आपको समझ आ रहा है कि अगर आप इसमें डायगोनल खींचोगे तो A के ये होगा, A के ये होगा और A के ये होगा, है ना। क्योंकि ये आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ से यहाँ जाते हैं फिर हम यहाँ जा रहे हैं, तभी तो इनके बीच में एक डायगोनल खींच रहा है। तो इस तरीके से A कितने हो गए, A के और A के। तो कितने A हो गए, 3 A हो गए। डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। ये देखो, इसमें
ये आपको समझ आ रहा है कि बीचों बीच एक पूरी बॉडी के बीचों बीच इन्होंने डायगोनल खींचा है, ठीक है। एक पूरी बॉडी के बीचों बीच डायगोनल खींचने में यहाँ पर 3 परमाणु सेट होगा और 3 परमाणु सेट होने पर आप ऊपर के तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर तरीके से ये आपको 4 आर्स ही दिखाई देंगे कि एक तो ये यहाँ पर हो गया, तो ये एक आर हो गया, एक इसके बीचों बीच एक आर यहाँ हो गया और एक आर यहाँ हो गया, ठीक, और एक आर यहाँ हो गया। तो इस तरीके से ये आपके टोटल 4 आर्स हो गए, एक आर, 2 आर और एक ही आर, तो टोटल 4 आर हो गए। और ये एक आपका ए ये हो गया, ठीक, उसके बाद एक आपका ए ये हो गया। अगर हम एक ही बात करें तो आपको समझ में आ रहा है कि एक ए ये हो गया, एक ए ये हो गया और एक ए ये हो गया। तो इस तरीके से टोटल कितने ए हो गए, या फिर ये वाला सॉरी, तो इस तरीके से टोटल कितने ए हो गए, इस तरीके से टोटल जो है वो 4 ए हो गए। ए दोबारा देखते हैं, एक तो ए ये है, एक ए ये है और एक ए ये है। तो इस तरीके से टोटल कितने और ए हो गए, 3 तो ए हो गए, ठीक है, और 4 आर हो गए। तो अब हम इनका रिलेशन देख लेते हैं, जैसे कि आपको ए इसमें भी प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं कि एक ए ये है और एक ए ये है, ये वाला ए, ये वाला ए और एक ए ये वाला है। तो इस तरीके से 3 ए हो गए बॉडी डायगोनल में। तो अब इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन आपसे ये कहता है कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर वही पाइथागोरस लगाएंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल कितने ए हो गए, ये हो गए 3 ए स्क्वायर और ये सॉल्व कर कर आ गया 16 आर स्क्वायर। क्लियर, ये यहाँ पर पूरे पे लगेगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये 4 आर स्क्वायर जो है वो पूरे पे लगेगा, पूरे का स्क्वायर है। तो इस तरीके से जब हम पूरे का स्क्वायर लगाएंगे तो पूरे का स्क्वायर करने पर ये 16 आर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 3 जो है वो इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16/3 आर स्क्वायर, ठीक, 16/3 आर स्क्वायर हो गया। अब अगर हम इस आर स्क्वायर को इधर की तरफ ले जाएंगे और ए को इधर लेकर जाएंगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी। तो ये वैल्यू रिवर्स कर कर आ गई, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/16 और ए स्क्वायर। क्लियर। अब अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं, वही किया है हमने, दोनों तरफ अंडर रूट लिया है, अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ जब हम अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आर, ये आ जाएगा आपका 16 का अंडर रूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और 3 का कोई अंडर रूट होता नहीं है, 3 का अंडर रूट नहीं होता, तो 3 का अंडर रूट 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका ए। तो इस तरीके से यहाँ आपकी ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। लास्ट में थोड़ा सा समराइज़ कर ले रहे हैं इसे। यहाँ पर मैंने क्रिस्टल सिस्टम्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर इनकी रैंक लिखी हुई है और यहाँ पर रिलेशन बिटवीन ए एंड आर लिखा हुआ है। तो रैंक क्या है इनकी, रैंक मतलब इनमें कितने परमाणु पाए जाते हैं। सिंपल में कितने परमाणु पाए गए थे, 1। इसके लिए आपको पीछे वाली वीडियो देखनी पड़ेगी तभी समझ आएगा। रैंक का मतलब इनमें परमाणु कितने होते हैं। तो सिंपल में कितने परमाणु होते हैं, 1। एक रिलेशन क्या निकला था हमारा, आर के साथ निकला था a/2 और ए के लिए निकला था a इज इक्वल्स टू 2r। एफसीसी में निकले, एफसीसी में 4 परमाणु होते हैं और इसके लिए हमारा निकला है √2/4 और a इज इक्वल्स टू निकला है 4r/2। बीसीसी में निकला है 2 परमाणु होते हैं और r इज इक्वल्स टू निकला है √3a/4 और यहाँ पर निकला है a इज इक्वल्स टू 4r/3। तो इस तरीके से यहाँ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है, जो कि है रिलेशन बिटवीन एजेस, लेंथ एंड रेडियस, एज लेंथ एंड रेडियस। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं और अगर ये समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल्स क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखना है। वीडियो को लास्ट तक देखकर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ। ओके।